नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया दिल से एसएचएम फिर आपके साथ है। सचिन हमारा मास्टर, ये लाइन याद रखो, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। आज का जो 12th क्लास का जो चैप्टर 1 का टॉपिक है वो है बेटा गॉस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और गॉस थ्योरम का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बात बताता हूँ, कईयों को पता नहीं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मतलब सबसे पहले बेटा आप ये देखो, एक टर्म है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है? देखो, एरिया वेक्टर हमने जो इंस्टाग्राम पे देखो बेटा फिजिक्स है उसके थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है, किस तरीके से हम एरिया वेक्टर को वाटरमेलन के थ्रू समझाया हमने। वैसे मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे सपोज करो, लेट मैं एक पेपर लेता हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं एक पेपर लेता हूँ, ये पेपर लिया मैंने, तो ये आप इस तरीके से पेपर ले सकते हो, जैसे आपके सामने से रख दूँ मैं। तो अगर कोई भी आपने एक इस तरीके से एक सरफेस बना ली, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे, ये इसके नॉर्मल 90 डिग्री पे। तो अगर आपके सामने कोई टेबल है, कुछ टेबल है, उस पर आप पेन रखो 90 डिग्री पे। अगर आपके सामने कोई टेबल है, इस तरीके से कुछ भी रखा है, कोई भी सरफेस रखी है, तो उस पर 90 डिग्री पे ऐसे रखो पेन को, तो ये एरिया वेक्टर है। फिर टेबल का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन जो पेन जो एरिया ले रहा है वो तो बहुत छोटा है ना बेचारा। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब देख इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान सुनना। हम शावर लेते हैं, नहाते हैं ना, बाथरूम में शावर लेते हैं, उस शावर की बात कर रहा हूँ। तो भाई उस शावर के पीछे पाइप है, उस पाइप में से पानी आ रहा है, लेकिन जब हम शावर लगा देते हैं तो शावर के पिन होल में से बहुत सारे अलग अलग पर यूनिट एरिया में से इक्वल पानी आता है। तो पर यूनिट एरिया में से जो इक्वल, जैसे अपन शावर चलाएंगे, नहाने में मजा आ रहा है, ऐसे करते हैं ना अपन, तो वो पर यूनिट एरिया में से जो पानी आता है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसे इमेजिनेशन करना है ताकि जल्दी सेट हो जाए। देखो ये बेटा, ये मान ले कि कोई लूप है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है वो क्या आएगा? ए कॉस थीटा। तो जो फ्लक्स होता है वो क्या आता है? ई इंटू ए कॉस थीटा। एरिया का जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा वो होगा ए कॉस थीटा, ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई है, फाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप एक खास बात देखो, देखो ये जो फ्लक्स के फॉर्मूले की हम बात करें, फाई जो है वो ए इंटू ए कॉस थीटा है। अब देख, जो क्लास 11th की बात करूं, क्लास 11th में ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा है। तो जो फाई है, ये जो फाई है वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट क्यों आया बेटा? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट आया इस वजह से। अब ये डॉट का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी, जो सिर्फ आपको आउटपुट क्या देगी? स्केलर आउटपुट देगी। ठीक है, आप देखो इसमें थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आंसर आएंगे। क्या मतलब है? देखो थीटा अगर 0 होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। देखो थीटा 0 का मतलब क्या है? सपोज करो अपने सामने अपन ने एक प्लेन शीट ली, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर आपकी तरफ ले लेते हैं, लेट, ये अपन ने एरिया वेक्टर ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा एरिया वेक्टर, है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पेन भी ले लेते हैं, लेट, एक पेन लेते हैं, उसको अपन ये बोलते हैं साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो है, देखो ध्यान से सुनना मेरा। अब देखो ये सिचुएशन बना रहा हूं मैं एक तरीके से, ये दिख रहा है, ये अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो थीटा 0 होगा। थीटा जो है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, इसमें थीटा जो है बेटा वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो इस प्लेन के नॉर्मल हो 90 डिग्री पे बाहर की तरफ हो, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। जब थीटा 0 हो जाएगा, ये थीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा? cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स क्या होता है? cos 0 किलो ई इंटू ए फाई मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ई इंटू ए। ठीक है, अब जब थीटा 90 हो जाएगा, वैसे जैसे मान लो, मेरी बात सुनो, एक बात सोचो, बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ आपको। अगर कोई आपसे बोलना चाहता है कि थीटा 0, इसका वो वर्ड्स में कैसे बोलेगा वो? देख
एक कॉपी दे देख मुझे, देखो तो मैं करके बताता हूँ, कॉपी देना मुझे, ये कॉपी देख। सपोज करो एक कॉपी है हमारे पास, ठीक है, सुनना मेरी बात, ये पेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो वर्ड सुनो, एक एक वर्ड को ध्यान सुनो। इफ द प्लेन ऑफ द लूप, ये को मैंने लूप ले लिया, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेन ऑफ द लूप है, लेट प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए ना, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये वर्ड गेम है बेटा, अगर किसी को आपको थीटा जीरो बोलना है तो वो क्या बोलेगा कि प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो बात को, यानी कि किसी लूप का जो ये प्लेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब थीटा 90 है, अब सोचो इसमें क्या, ये तो केस फर्स्ट, इसको अपन केस फर्स्ट बना देते हैं, ये हो गया साहब केस फर्स्ट, ठीक है। एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कि जब किसी, क्योंकि थीटा जो होता है दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा जीरो हो गया, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अब मान लो केस 2 लेते हैं आपसे, केस 2, इफ प्लेन ऑफ द लूप, इफ प्लेन ऑफ द लूप is parallel to electric field, plane of the loop is parallel to electric field, ठीक है। तो थीटा कितना हो गया आपके पास 90, कैसे हो गया देखो आराम से सुनना, देख बेटा, जैसे मान ले बेटा ये है प्लेन ऑफ द लूप है ना, और ये पेन जो अपन ने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी तरफ लेट, ठीक है, आपकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये प्लेन ऑफ द लूप है, तो प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसका एरिया वेक्टर इधर है ना, कॉपी के 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ हो गया, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हो गया 90, ठीक है। तो अब देख, तो cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इस तरीके से। अब तो फ्लक्स जो है वो इस बात को बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पर्टिकुलर उस लूप में से, क्लोज लूप में से पास कर रही हैं, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक मीनिंग यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो जैसे बेटा आप इसकी यूनिट बनाओगे, अगर आप इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करो, देखो एमकेएस यूनिट बनाओ, न्यूटन पर कूलम और एरिया है मीटर स्क्वायर, ऐसे सीजीएस की बनाओगे, न्यूटन का मतलब डाइन, न्यूटन डाइन, स्टेट कूलम और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, कूलम का स्टेट कूलम, वैसे अपने सबसे ज्यादा एमकेसी काम में आता है। अब देख बेटा उसके बाद तुझे बताते हैं इसमें गॉस थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, गॉस थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम सीबीएसई की बात करते हैं अपन, ये जो लेक्चर है सीबीएसई के लिए। तो इस गॉस थ्योरम में आपको ये बताया जाता है, ध्यान से सुनने के बाद, कि जैसे मान ले एक क्यू चार्ज है, ठीक है, किसी भी क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है, किसी भी क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल क्यों होती है, क्योंकि हम जो पूरे चैप्टर में चार्ज है बेचारा पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज पॉइंट एनर्जी सोर्स से इसकी फील्ड की शेप स्फेरिकल होगी। तो किसी भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसी भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कर दिया बेटा, अज्यूम्ड हाइपोथेटिकल सरफेस बना दी, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो हमें एक अज्यूम गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे भी अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देख ये एरिया वेक्टर इस तरफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, राइट। जो हमने इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी ना, वो एरिया वेक्टर के बारे में बनाई थी, वो हम अटैच भी कर देंगे इसमें कि कैसे एरिया वेक्टर अपन इमेजिनेशन में ला सकते हैं। कि हमने एक वॉक क्या करा था, वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन के 90 डिग्री पे एक नाइफ को जो है उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिससे वो 90 सरफेस बन जाती है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, देखो ध्यान से। तो गॉस थ्योरम आपको बोलता है कि भैया आपको किसी भी सरफेस, अगर आपको गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और ये भी ध्यान रखना है जो गॉस थ्योरम है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाइड है। क्लोज सरफेस मतलब क्या हुआ, देख जो भी चार्ज सिस्टम, ये देखो पॉइंट चार्ज, जो भी चार्ज सिस्टम जैसे लाइन वायर हुआ, थिन शीट हुआ, वाटर कुछ भी हुआ, वो एक किसी स्फेरिकल गॉस सरफेस में एंक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, बंद होना चाहिए। तो देख अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का, इसमें हम रिंग डाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to a closed surface, net electric flux linked to a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed, 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the Gaussian surface। इसका क्या मतलब है, देख ये जो है ना, ये वाला चार्ज जो होता है ये ओनली एंक्लोज चार्ज होता है। अभी सुबह में मैं टेस्ट ले रहा था, तो ये बच्चों ने कहा एंक्लोज चार्ज का मतलब है, एंक्लोज का मतलब होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एंक्लोज्ड, समझ रहे क्या, एंक्लोज समझे क्या, समझ रहे मेरी बात को। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल लेके, जैसे मान लो ये एक अपने लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो एंक्लोज मतलब अपने को इसको अपन को लेना है, अगर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करें तो इसको एक ऐसी वर्चुअल सरफेस बनानी है कि उसके अंदर ये एंक्लोज्ड हो जाए, ठीक है, इस तरीके से लेना, अंदर पूरा एंक्लोज होना चाहिए, अंदर होना चाहिए उसके अंदर। थैंक यू। तो अब देखो ये समझे, कहीं से भी ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी, ठीक है, राइट, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, राइट मेरे भाई, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करें, जो हम गॉस थ्योरम की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, देख यहाँ पे कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, तो हमारे अकॉर्डिंग फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना है, ठीक, क्यू इज द चार्ज एंक्लोज्ड, ठीक है, एंक्लोज्ड चार्ज, एंक्लोज्ड चार्ज, ठीक है, एंक्लोज्ड चार्ज। अब मैंने उस जैसा भी मान लो मैं किसी को ऐसे अपन बोलते हैं ना कि ऐसे आ जा भैया, तो ये हमारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एंक्लोज चार्ज, अंदर वाला चार्ज, टोटल अंदर, नॉट आउटसाइड, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये जो इसके लिए गॉसियन सरफेस है वो क्या हो जाना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर कितना चार्ज एंक्लोज्ड है, क्यू। तो ये जो आप देख रहे हैं गॉस का स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये एप्सिलॉन नॉट है बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। मैथमेटिकली जो है इसको ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखने को आता है, इक्वेशन में लिखने को आती है, क्यों यहाँ पे टोटल चार्ज एंक्लोज्ड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देख एक बात, किसका प्रूफ भी पूछते हैं बेटा अपन लोगों से, कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, अपन से प्रूफ भी पूछते हैं स्कूलों में, बोर्ड में 2 नंबर का प्रूफ आ जाता है। इसका प्रूफ क्या है, देख जैसे क्यू एक चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे अपन को एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनानी है, तो ये बेचारा डीएस वेक्टर है, ये बेचारा ई वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये राइट है तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाना चाहिए, राइट। तो एलएचएस की बात करेंगे अपन, एलएचएस में क्या होगा बेटा, देख ई और डीएस सेम डायरेक्शन में, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या है 1 है ना, तो ई को बाहर लेंगे, डीएस मतलब देख क्या है, डीएस मतलब सारे जितने भी आपने सरफेस ली है इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, जो इसको क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसमें बेचारा में लिमिट की जरूरत नहीं लगती, किसी क्लोज सरफेस का निकाल देता है,
तो ये देखिए क्या आएगा जिंदगी में, 4πr²। उसने कहा भाई क्यों, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया होता है ना ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, k⁴r², है ना, तो ये हो गया 4πr²। अब देख ये q है, q, तो इसको सॉल्व करो आगे। देख तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, कहाँ गया ये, हाँ देख रहा, ये k⁴r², 4πr², k होता है 1/4πε0, राइट, और q/r² और 4πr², क्या बच जाएगा, q/r²। तो ये अपन ने प्रूव कर लिया इसको, राइट। तो इस तरीके से जो है अपन ने गॉसियन सरफेस जो है उसको, उसके गॉस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो ये आज अपन ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा। कल जो अपन लेक्चर बनाएंगे उसमें गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल करेंगे, सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप बस फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमें उसमें देखें किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्यार सम्मान देते रहें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करें। थैंक यू।